फ्रेंड्स वेलकम टू क्यूक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। ए है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, बी है शारीरिक प्रणाली का कार्य, सी है प्रतिबोधिक व गति कौशल, डी है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो शारीरिक विकास में जो शामिल नहीं है वो है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। राइट आंसर ही जो होगा डी हो जाएगा। बाकी जो है वो शारीरिक विकास में शामिल है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। ए है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, तो ये गलत है। बी है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। बी है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। डी है पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो बच्चों के विकास का क्रम जो होता है वो विकास क्या है, वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। ओके, पर्यावरण अगर उसे उचित सहायता और पर्यावरण से उसे क्या किया जाता है, उसके साथ बदला जाता है, क्योंकि बच्चों का विकास जो है वो बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ओके, राइट आंसर जो है फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है बच्चों के विकास के क्रम को। ओके, आगे देखते हैं। समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो होती है वो परिवार है, द्वितीयक संस्था है स्कूल है। ओके, तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है, तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो है प्रमुख संस्था पहले फैमिली है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रख पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने 4 स्टेज में बताया है कि सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक होता है जिसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे जो 2 से 7 वर्ष तक होता है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फिर होता है मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो होता है 12 प्लस होता है। ओके, 12 से अधिक होता है। तो किस चरण में बच्चे जो होते हैं निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जीन पियाजे की 4th स्टेज जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, उसमें बच्चे जो होते हैं निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रख पाते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या प्रमुख आलोचना बताया है। तो ए है उन्हें बच्चों को सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में नहीं देखा है। बी उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावित की है। सी उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। डी उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में किसकी आलोचना करते हैं, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। ओके, क्योंकि राइट ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि समाज और संस्कृति जो बताए हैं वो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। जीन पियाजे इसकी आलोचना करते हैं। ओके, तो ये गलत, ये सी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ए है गतिविधि, बी है अन्वेषण, सी है भाषा, डी है जैविक परिपक्वता। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो भाषा है, क्योंकि जीन पियाजे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने थॉट को दिया है, डेवलपमेंट को दिया है, और सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने लैंग्वेज को दिया है। वही लेव वाइगोत्स्की जो हैं उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज को दिया है, सेकंड प्रायोरिटी थॉट को दिया है। तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो वो है लैंग्वेज। ओके, आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि क्या मानते हैं। ए है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। बी है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। सी है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। एंड डी है नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध और अभिविन्यास में व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति मानते हैं कि नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह विचार है कि क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिए हैं इसलिए उन्होंने सामाजिक अनुबंध और विन्यास में व्यक्ति को
में व्यक्ति मानते हैं कि पांचवा चरण जो है उनका, उसमें नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, जिसने प्रस्तावित किया है। तो सांस्कृतिक संदर्भ आ गया, यानी सोशल कल्चर थ्योरी। सोशल कल्चर थ्योरी किसका है, तो वो लेव वाइगोत्स्की का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टी फैक्टर थ्योरी है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है। लेव वाइगोत्स्की का जो है वो कल्चर सोशल थ्योरी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्यार्थी को संकेत व इशारे देना, सोच की प्रक्रिया को मॉडल करना किसके उदाहरण है। तो ए है अनुकूलन, बी है विलंबित अनुसरण, सी है रटकर स्मरण, डी है पाठ यानी स्कैफोल्डिंग। तो विद्यार्थी को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया का मॉडल करना किसके उदाहरण है, तो वो स्कैफोल्डिंग के उदाहरण यानी पाठ के। पाठ जो होता है एक सीढ़ीनुमा मदद होता है। ओके, जैसे कोई भी टीचर बच्चे को इशारे दे रही है, संकेत के माध्यम से उसको सिखा रही है, मॉडल के माध्यम से सिखा रही है, तो वो क्या है, वो पाठ दे रही है यानी स्कैफोल्डिंग उसको दे रही है, तो बच्चा और अच्छा सीखता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लासरूम में यह बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। बी है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। सी है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। डी है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। ओके, तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे जो होते हैं इसमें अर्थपूर्ण गतिविधियों में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर पाएँ, कार्य कर पाएँ। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वर, लय और ताल के बीच अंतर कर पाने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। ए है तर्कगणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है संगीतमय बुद्धि। तो स्वर, लय, ताल, इसके बीच अंतर कर पाना संगीतमय बुद्धि हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है। ए है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। बी है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। डी है संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। वो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, वही जीन पियाजे बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थॉट का मेन रोल रहता है, ना कि वो लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिए हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। ये गलत है। एंड तर्क आ रहा है कि मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये भी गलत है। ओके, तो इसमें दोनों गलत है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलती है। यस, अगर ये तो करेक्ट है। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है। एंड सी है क्या है, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये करेक्ट है। एंड डी है कि मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन आकलन में चिंता और भय पैदा करने में क्यों मदद मिलेगी, तो ये क्या है, ये निगेटिव है। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी निगेटिव होगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। ए है आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। बी है आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। सी है आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। डी है सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो आकलन जो होता है, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। विद्यालय में समावेशी शिक्षा क्या है। ए है को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। एंड बी है इसमें को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। सी है को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। एंड डी को बच्चों के अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथकीकरण करना, पृथकीकरण, केवल और वर्गीकरण, ये सब निगेटिव वर्ड है। ओके, तो इसमें जो आएगा फ्रेंड्स वो होगा कि
ए को किसी व्यक्ति या विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ए उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, बी उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, सी प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, एंड डी उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। तो शिक्षक बच्चों के रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार ध्यान देना चाहिए? ए पृथकीकरण, बी है नामीकरण, सी है नकारात्मक भेदभाव, डी है समता। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, समता। आगे देखते हैं, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए सभी बच्चों को अपने अनुभव को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो आप हतोत्साहित करेंगे, ये निगेटिव, गलत। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल भी निगेटिव है, ये भी गलत। केवल वंचित समूहों के लिए बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, फिर केवल आ गया, ये भी गलत। वंचित पृष्ठभूमि के छात्र वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित यानी मोटिवेट करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है, गुणज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थी को अभियुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि गुणज वैकल्प यानी डिस्कैलकुलिया जो होता है वो गणितीय कौशल से ही रिलेटेड होता है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, ए और आर जो है इसमें दोनों राइट है और आर सही व्याख्या भी करता है एक ही, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? समस्या समाधान की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा बाधित होती है? ए अनुरूपी सोच, बी है स्वाभाविकता, सी है साधन लक्ष्य विश्लेषण, डी है प्रक्रियात्मक स्थिरता। राइट आंसर ही डी हो जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उससे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित करने के लिए संभावना जो है प्रस्तुत करने हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है एक ही। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? तो ए अपने साथियों के साथ बातचीत की संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और बी क्या है, बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये पॉजिटिव है। और सी है कि शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोगों को प्रोत्साहित करता है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है वो है मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें अंत में नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन ए कहता है, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें उन्होंने उसे गृहीत किया है। ओके, तो ये गलत है। और तर्क आर कहता है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है, तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों गलत है, राइट आंसर ही जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है, वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ती है। चारू क्या है? ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बी असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है, सी है महारत उन्मुख विद्यार्थी है, डी असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो चारू किसी भी विषय में अभिरुचि उसको नहीं है, वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, तो क्या है, वो असफलता परिहार विद्यार्थी है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? ए अर्थहीन अनुवाचन, बी है अपने किसी साथी को समझाना, सी है स्वयं से प्रश्न करना, डी है उदाहरण मानचित्रण बनाना। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? तो वो है अर्थहीन अनुवाचन। अर्थहीन अनुवाचन क्या है? ये अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है, राइट आंसर ही ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? ए है सहयोगात्मक और सकारात्मक, बी है प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, सी है वेदन व रटना, डी है भय और तनाव। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके,
सहयोगात्मक और सकारात्मक। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? ए है शिक्षक केंद्रित, बी है अनुभवात्मक, सी है व्यवहारवादी, डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, अनुभवात्मक। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? तो अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र को क्या करती हैं? प्रस्तावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नई अवधारणा के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो ए है वैश्विक से स्थानीय, बी अमूर्त से ठोस, सी अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, डी अपरिचित से परिचित। राइट आंसर ये डी हो जाएगा, अपरिचित से परिचित। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम जो है वो बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यस, राइट आंसर जो होगा उसमें ए हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।